वेलकम आप सभी का। और देखिए, आज का हमारा जो क्लास रहेगा, इस क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। एक तो है जब दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो किसी न किसी रिसोर्स को लेकर के कंपटीशन जब उनके बीच में होता है, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में जैसे कि हमने लास्ट क्लासेज में भी बात की थी कि स्पीसीज जब compete करती हैं, तो कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को फिटनेस वैल्यूज होती है, उनमें लॉस होता है। लेकिन कई बार हमने ऐसे भी कहा कि जो स्पीसीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो जीत जाएगी, जिसकी अडेप्टेशन वीक है वो हार जाती है। तो दैट वाज कॉन्सेप्ट बेस्ट कि नॉर्मली हम ऐसा ही पढ़ते हैं और ऐसे ही एंगल से हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। बट अगर हमें कोई सिचुएशन दी हुई हो या इंट्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ पैरामीटर्स हमें बताए हुए हों, या हमें पर्टिकुलर इंट्रैक्शन के दौरान इंटरेक्ट कर रही जो स्पीसीज हैं उनका नंबर कितना है, पॉपुलेशन साइज कितनी है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, और एक स्पीसीज दूसरे को, दूसरे स्पीसीज पहले को कितना कम और कितना ज़्यादा प्रभावित करती है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कितने ज़्यादा हैं उनके बीच। और जब एक स्पीसीज की बात करेंगे तो उसका पॉपुलेशन तो होता ही है, ऐसे दूसरी का भी पॉपुलेशन होता है। तो इंडिविजुअल आपस में भी compete करते हैं अपने जैसों के साथ, वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। तो जब हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पे ध्यान दे रहे होते हैं, तो उस समय पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन तो चल ही रहा होता है, साथ में अंदर ही अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी चल रहा होता है। तो नेचुरल वे में बात की जाए तो कहीं भी इंटरेक्शन होता है तो इंटर इंट्रा कंपटीशन, और कौन सा कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है ये भी वेरी करते रहते हैं। एनवायरनमेंट भी वेरी करता है, कैरिंग कैपेसिटी भी वेरी करती है, पॉपुलेशन साइजेस भी वेरी करती है। एंड जब ये सारी चीज़ें हम एक साथ यूज़ करें और फिर उसके बिहाफ के ऊपर हम बताना चाहें कि इंट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होगा, या जो भी इंट्रैक्शन हम इस समय फोकस कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, तो ऐसी स्पीसीज इंट्रैक्शंस के जो आउटकम होते हैं उन आउटकम्स को प्रेडिक्ट करना ना, उनके बारे में बताना कि ऐसा रिजल्ट आएगा, है ना, प्रेडिक्ट करना। उस प्रेडिक्शन के लिए एक खास मॉडल इस्तेमाल होता है, एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड लोटका वोल्टेरा मॉडल। तो देखिए, CSIR के ऑलमोस्ट सभी पेपर्स के अंदर लोटका वोल्टेरा के क्वेश्चन होते हैं, और आपको बिल्कुल से श्योर होके ही ये काम करना है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम में पहुंचेंगे तो आपको लोटका वोल्टेरा मॉडल का क्वेश्चन मिलना है, पहली बात। मेनली ये जो क्वेश्चन आता है ये पार्ट सी के लिए आता है, तो ओबियसली 4 नंबर आपके यहाँ पे होते हैं। ऐसे हमारा दूसरा टॉपिक होगा, उसमें हम जो आयुष्यन की जो थ्रेट कैटेगरीज हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो स्पीसीज के ऊपर जो थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट्स को असेस करना या थ्रेट्स के बारे में कंफर्मेशन कि कितना लेवल थ्रेट का होना चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, फिर हम पर्टिकुलर स्पीसीज को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। तो आयुष्यन का जो कैटेगराइजेशन है, थ्रेट कैटेगराइजेशन, उसको हम क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस लेंगे। तो ये हमारे दो टॉपिक आज के मेन रहेंगे। और देखिए, दोनों ही क्वेश्चन सी पार्ट में आते हैं, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल क्लास। और थोड़ा सा हमें बस चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेना है, उसके बाद में ये मार्क्स हम बहुत आराम से ले सकते हैं और एनी टाइम ले सकते हैं ना। ऐसा भी नहीं कि आपको बार बार इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। काफ़ी इजी से टॉपिक है, लेकिन मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले तो हम इस मॉडल का या
जो कंपटीशन है उसके बारे में जनरल बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन रेफर्स टू द कंपटीशन बिटवीन टू और मोर स्पीसीज। ठीक है, जब दो अलग अलग स्पीसीज होती है या दो से ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज होती है तो हम इंटर बोलते हैं। डिफरेंट स्पीसीज होनी चाहिए बिटवीन फॉर सम लिमिटिंग रिसोर्स। देखो ये हमेशा ही अप्लाई होता है कि जब तक रिसोर्स कम नहीं पड़ेंगे तो कंपटीशन होता ही नहीं है। रिसोर्स लिमिटिंग होने पे ही कंपटीशन होता है। और एक दूसरे एंगल से भी आपके साथ बात हुई थी कि हम नेचुरल कंडीशंस में ऐसा ही मानेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो अल्टीमेटली लिमिटिंग हो ही जाते हैं, राइट। तो दिस लिमिटिंग रिसोर्स कैन बी फूड हो सकता है, न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, स्पेस हो सकता है, मैटिंग पार्टनर हो सकते हैं, नेस्टिंग के साइट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्या होना चाहिए कि एनीथिंग फॉर विच डिमांड ग्रेटर है और अवेलेबिलिटी शॉर्ट है। मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सोइल में कम है तो कंपटीशन होगा। नेस्टिंग के लिए जो साइट बनानी है वो जगह कम है, नेस्टिंग बनाने वाले बर्ड्स ज़्यादा हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। तो अनलेस ए रिसोर्स सप्लाई उसकी अगर कम नहीं होती है, अवेलेबिलिटी उसकी कम नहीं होती है तो कंपटीशन नहीं होता है। करते हैं अपने आगे की देखिए, व्हेन वन स्पीसीज इज ए बेटर कंपटीटर। देखिए लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा एकदम से सटीक हमें पता रहे कि लैंग्वेज में क्या बता रही है, ये बहुत ज़रूरी है। और CSIR के क्वेश्चंस में तो लैंग्वेज के बिना आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपको ये कह रहा है कि व्हेन वन स्पीसीज इज ए बेटर कंपटीटर। ठीक है, बेटर कंपटीटर मतलब जिसके एडेप्टेशन स्ट्रॉन्ग है। जैसे दोनों स्पीसीज दोनों ही कंपटीटर हैं, दोनों ही एक दूसरे को हटाना चाहते हैं तो कंपटीटर तो दोनों ही हैं, लेकिन जिसकी एडेप्टेशन अच्छी है वो बेटर कंपटीटर है। यानी कि जिसकी तरफ आप सोच रहे हैं कि जो जीतने वाली स्पीसीज है वो बेटर कंपटीटर है। ऐसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड द अदर स्पीसीज। ठीक है, अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का दूसरे को तो नुकसान ही होगा। अगर दो स्पीसीज compete कर रही हैं ए और बी, ए स्ट्रॉन्ग है तो बी को तो लॉस ही होना। तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द अदर स्पीसीज कैसे करता है? बाय रिड्यूसिंग पॉपुलेशन साइज। देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि जब दो स्पीसीज compete कर रही हैं तो धीरे धीरे एक का नंबर बढ़ता है, एक का नंबर कम हो जाता है। तो किसी पॉपुलेशन को या किसी स्पीसीज को हराने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे नंबर ऑफ इंडिविजुअल हारने वाली स्पीसीज में पॉपुलेशन में कम होते चले जाते हैं, राइट। एंड और ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट्स, या तो पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगी या ग्रोथ रेट कम हो जाती है, विच इन टर्न अफेक्ट्स द पॉपुलेशन डायनेमिक्स ऑफ द कंपटीटर। ठीक है, अगर किसी की वजह से दूसरे वालों का नंबर कम हो रहा है या दूसरे वालों की ग्रोथ रेट कम हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रही है इसका मतलब वो फूड कम ले पा रहे हैं और वो बायोमास गेन कम कर पा रहे हैं, तो जो भी नंबर कम हो रहा है या ग्रोथ उनकी रिड्यूस हो रही है तो उनके जितने भी डायनेमिक्स हैं या पॉपुलेशन डायनेमिक्स से जुड़े हुए उतने जितने भी उनके करैक्टर्स हैं या जो भी वो करते होंगे वो सारे के सारे प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक स्पीसीज स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो वीक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे उसकी पॉपुलेशन कम हो जाए तो भी पहले जैसे ही पैरामीटर काम करेंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो पैरामीटर्स और जो वर्किंग्स होती है या जो डायनेमिक्स होती है वो सब बदलने लग जाती है। द लोटका-वोल्टेरा मॉडल ऑफ इंटर-स्पेसिफिक competition is a simple mathematical model that can be used to understand how different factors, कि अलग अलग जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करेंगी द आउटकम ऑफ कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन, कि जो कंपटीशन चल रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और उस रिजल्ट को हम मैथमेटिकली
प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो रिजल्ट को कैसे फ्लक्चुएट करा सकती हैं, वो बातें हम लोटका वोल्टेरा मॉडल से निकाल सकते हैं कि ये वो मॉडल हमें ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस कि competitive interactions between organisms can have a great deal of influence on कि किस प्रकार का कंपटीशन चल रहा है और कंपटीशन के दौरान क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इनका कनेक्शन कहाँ कहाँ से होता है, स्पीसीज के इवोल्यूशन से होता है। क्योंकि जो स्पीसीज इवोल्व हो जाती है, जिसमें बेटर करेक्टर्स हैं वो इवोल्व हो जाते हैं, वो बेटर कंपटीटर में आएगी। या बिना इवोल्यूशन के कोई स्पीसीज है वो स्टैंड ही नहीं कर पाएगी। ऐसे स्ट्रक्चरिंग ऑफ कम्युनिटीज, क्योंकि जो कंपटीशन कर रहे हैं वो स्पीसीज कम्युनिटी का ही हिस्सा है, तो अगर कोई नंबर कम होगा या किसी का नंबर बढ़ेगा या कोई हट जाएगा तो उससे कम्युनिटी की स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा। पहले मान लीजिए कि 10 स्पीसीज रह रही थी, अब 9 ही रह रही है, तो कम्युनिटी की स्ट्रक्चर बदलेगी। तो कौन सी स्पीसीज आपस में रह सकती हैं, कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती हैं, ये चीज़ें कंपटीशन के नतीजे पे डिपेंड करेंगी। रिलेटिव अबंडेंस क्या होगा कि क्या सभी के पॉपुलेशन बराबर हैं या किसका छोटा है किसका बड़ा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस इंटरेक्शन का फर्क पड़ता है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज का मतलब ये है कि अकरेंस इन रिलेशन टू ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, कि जहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर सामने खड़ा है तो वहाँ पे वीक वाले को हटना पड़ेगा, तो उस एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं होगा, तो कोई भी स्पीसीज कहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, जहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है वहाँ पे मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, लाइक दैट। मॉडलिंग दीज इंट्रैक्शंस प्रोवाइड ए यूजफुल फ्रेमवर्क, कि अगर हम इन सारी चीज़ों को हमारे मॉडल के अंदर स्पेस दे देंगे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास एक डिज़ाइन बन जाएगा, जो डिज़ाइन हमें क्या होने वाला है या क्या आउटकम आने वाले हैं वो बता सकता है। ठीक है, ओके। तो समझते हैं एक क्वेश्चन, एक एज्यूम करते हैं कि कैसा कैसा हो सकता है। देखिए कि एक तो हमारे दिमाग में ऐसे आ सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस कैन टू स्पीसीज को एग्जिस्ट, कैसी हालत हो या क्या क्या मैटर हो कि दो स्पीसीज आपस में साथ रह लें, ठीक है, या कैसी हालत हो कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को compete कर दे, आउट compete। ठीक है, देखिए यहाँ से आपके लिए एक सजेशन है कि दो तीन बातें होती हैं, लैंग्वेज में आता है जैसे कि ए compete आउट बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए विनर है, ए ने बी को हरा के हटा दिया, compete आउट बी है ना, ए विनर है। ऐसे आउट compete, जैसे हम कहें कि ए आउट competes बी, इसका मतलब भी वही है कि ए स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, तो चाहे वो compete आउट बोले तो जिस है ना जो लिखा है और उसके सामने लिखा है ना उसी रिलेशन में लेना है कि ए compete आउट बी का मतलब बी को ए हरा देता है ऐसे, या ए आउट compete बी यानी कि ए बी को हरा देता है, ऐसा सेम मीनिंग निकलता है। तो compete आउट हो या आउट compete हो, ऐसे वर्डिंग्स हैं CSIR के क्वेश्चंस में, वर्ड ऐसे ही आते हैं। तो स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि ए हार रहा है या बी हार रहा है, तो वो क्वेश्चन कहाँ से करेगा। तो पहला तो यह आता है कि लैंग्वेज ही आपको पता होनी चाहिए कि आउट compete या compete आउट। ठीक है, ओके। तो एक स्पीसी दूसरे को हरा देगी तो कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे,
और कोई सी भी किसी को नहीं हरा पाएगी तो कोएग्जिस्ट करेंगे। तो कैसी सिचुएशन में कोएग्जिस्टेंस होगा और कैसी सिचुएशन के अंदर कम्पीट आउट होगा, ये हमारे दिमाग के इक्वेशन हो सकते हैं। देखिए जो हमारा मॉडल है उस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन साइज, जिसको कि हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, टाइम है, कैरिंग कैपेसिटी है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो कि हम बी माइनस डी से निकालते हैं, और कंपटीशन कॉफिशिएंट जिसको कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ए से नहीं करते, दिस इज अल्फा कंपटीशन कॉफिशिएंट। ये सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं। वेरिएबल का मतलब है कि फिक्स नहीं होती हैं। आपने कहा कि आपके पास दो स्पीसीज हैं ए और बी, तो इनका पॉपुलेशन भी चेंज होता रहता है। ऐसा थोड़ी कि आपने आज कहा कि आज इतना नंबर है तो हमेशा इतना ही थोड़ी होगा, वो बदलता रहता है। टाइम ये भी चेंज हो जाता है, रिसोर्सेज बदल जाएंगे तो कैरिंग कैपेसिटी भी बदल जाती है। अगर रिसोर्सेज अच्छे हो गए तो आर बढ़ जाता है, रिसोर्सेज और ख़राब हो गए तो आर कम हो जाता है। और एक दूसरे के ऊपर कितना प्रभाव डाल रहे हैं, कंपटीशन कॉफिशिएंट दैट इज अल्फा, इनकी वैल्यू भी बदलती रहती है। कि ऐसा थोड़ी है कि एक का नंबर 100 था और दूसरे का नंबर 200 था, तब जो प्रभाव पड़ता था वो भी उतना ही था, और इसका नंबर 50 हो गया और इनका नंबर 220 हो गया तो अब भी वही प्रभाव पड़ता है सेम, ऐसे नहीं हो सकता। तो जैसे किसी का नंबर ऊपर नीचे होता है, किसी के लिए हालत कैरिंग कैपेसिटी ये बदलती है, किसी की खुद की हिम्मत ऊपर नीचे होती है, तो किसी दूसरे के साथ रिश्ता जो है, उस रिश्ते की जो ताकत है दैट इज अल्फा, कि वो भी तो बदलती है। तो जो जो चीज़ें हम इसमें अप्लाई करने वाले सारी चीज़ें बदलती हैं, फिक्स कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल आर वेरिएबल्स। होता है जब जब आपके पास कुछ भी निश्चित नहीं है तो आप क्या बताओगे। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, जैसे हम कहें कि 2+2=4 होता है तो दोनों 2 फिक्स है, इसलिए आप बता सकते हो कि भाई 2 को आप 2 से ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये नहीं पता है कि कोई भी संख्या है उसको कोई भी संख्या से ऐड करोगे तो क्या आएगा, फिर तो कोई भी संख्या ही आएगी। लेकिन फिर भी जब हमें कुछ भी नहीं पता है या कुछ भी फिक्स नहीं है तो भी हम क्या फिक्स बात बता सकते हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडल। कि सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ वेरिएबल है, देन उसके बावजूद भी हम आउटकम बताते हैं कि ऐसा होगा। देखिए इस मॉडल को समझने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है। एक तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। आप बता सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या अंतर है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है और लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है? केवल एक लाइन में अगर आपको आंसर देना हो तो। ऐसी क्या चीज है जो एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक में डिफर करती है? सर लॉजिस्टिक ग्रोथ बेल शेप में जो ग्राफ बनता है उसके अकॉर्डिंग बनती है और एक्सपोनेंशियल स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, ये तो हम उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई उसके ग्राफ कैसे होते हैं। एक ऐसी कोई चीज है जिसको आप एक्सपोनेंशियल के साथ में ऐड कर दो तो एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक बन जाए, या एक ऐसी चीज है जिसको आप लॉजिस्टिक में से डिलीट कर दो तो लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल बन जाए? ऐसी कोई चीज है क्या? हाँ सर। क्या है? हाँ आर तो नहीं है। सर। रिसोर्स। रिसोर्स भी नहीं है। हीना? सर कैरिंग कैपेसिटी। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी के। अगर कैरिंग कैपेसिटी होगी तो ग्रोथ लॉजिस्टिक ही होती है, अगर कैरिंग कैपेसिटी नहीं है तो ग्रोथ लॉजिस्टिक होती ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? दिस इज द ओनली के, कैरिंग कैपेसिटी। आपने जो जो बोला ना वो सब के अंदर अपने आप ही आता है। आपने कहा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से तो के बनता है। समझ रहे हैं ना?
का कैरिंग कैपेसिटी होगा, ठीक है ना, यस। तो दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी, कि अगर कोई पॉपुलेशन अपर लिमिट के साथ ग्रो कर रही है तब तो लॉजिस्टिक है, और बिना अपर लिमिट के ग्रो कर रही है तो एक्सपोनेंशियल है बस, राइट। ओके। तो क्योंकि हमारा मॉडल मैथमेटिकल है, तो हमें इनकी जो इक्वेशंस हैं कि हम ग्रोथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो बहुत माइनर माइनर बातें होती हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रोथ। ओके, ग्रोथ का मतलब होता है चेंज। जैसे आप कहें कि पहले नंबर 15 था और अब 20 हो गया, तो ग्रोथ का मतलब है 20 - 15 इज इक्वल टू +5, ना कि 20। तो बाद में, ग्रोथ के बाद में पॉपुलेशन साइज है ना वो। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, द डिफरेंस, द पॉजिटिव डिफरेंस। दिस इज द पॉजिटिव डिफरेंस, कि 15 और 20 के अंदर पॉजिटिव डिफरेंस कितना है, दैट इज +5। तो ग्रोथ का मतलब चेंज, एंड चेंज इज डिनोटेड बाय dn/dt, कि नंबर में कितना चेंज हो गया और आप उसको रेट वाइज बताते हैं। तो dt का मतलब कितने टाइम में कितना चेंज आपको मिला है। तो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी स्पीसीज अपना आर मैक्सिमम दे रही होती है, और हम उसके मल्टीप्लाई के अंदर क्या लेते हैं, उसका नंबर। और इट हैज़ ए पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन कैसे होगा, कि आर की वैल्यू जो भी होगी, आप उसको मान लीजिए कि आर की वैल्यू 2 है, और एन की वैल्यू आपने 10 लिया, तो दिस विल बी 20। अगर आपने ये 20 कर दिया तो दिस विल बी 40, क्योंकि आर तो फिक्स रहता है। जैसे बाइनरी फिशन कर रहा है बैक्टीरिया, तो बाइनरी फिशन में आर तो फिक्स है। तो जैसे जैसे आपने एन को बढ़ाया, वैसे वैसे dn/dt भी बढ़ जाता है। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए कर्व बनाने की कोशिश करोगे तो कर्व कैसा आएगा, इधर आपने लिया dn/dt, इधर आपने लिया n, तो ग्रोथ कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, कैसी आएगी, या बेल शेप्ड आएगा। आपने नंबर बढ़ाया, फिर नंबर बढ़ाया, फिर नंबर बढ़ाया, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज ग्रोथ। सिंपली ध्यान में रखें कि जब कुछ अपर लिमिट नहीं है तो ये लाइन बहुत ऊपर जा सकती है। जितना नंबर उतना ही, जितना नंबर उससे मल्टीप्लाई होके चेंज आ रहा है, राइट। तो ये तो रहा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हमारे मॉडल से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब तो कंपटीशन है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में भी कंपटीशन होता है। पूजा, क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है किसी स्पीसीज में या किसी पॉपुलेशन में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है, तो क्या वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है? नहीं कर रही है ना। आंचल, अगर किसी को दिक्कत हो, कंपटीशन का मतलब प्रॉब्लम है। अगर किसी को प्रॉब्लम है फिर भी वो एक्सपोनेंशियल देता है, ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं होगा। सीताराम, नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा कंपटीशन से बाहर का मामला, आउट ऑफ कंपटीशन है। इस यहाँ कंपटीशन, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है तो कंपटीशन क्यों होगा, जब कोई चीज़ कम ही नहीं पड़ रही है तो कंपटीशन क्यों होगा। अगला मैटर हमारे पास आता है लॉजिस्टिक का, कि नॉर्मली जो नेचुरल पॉपुलेशंस हैं वो कैरिंग कैपेसिटी के साथ में ग्रो करती हैं, तो लॉजिस्टिक इक्वेशन फॉलो की जाती है। लॉजिस्टिक इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज हो गया है, कि हम ग्रोथ को वैसे बताते हैं dn/dt,
राइट। पैरामीटर भी हमारे वही है कि जो भी इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ होती है बी माइनस डी, उससे आपके पास एक आर की वैल्यू होती है, आपके पास एक पॉपुलेशन की साइज भी होती है, उसको आप मल्टीप्लाई में ही लेंगे। बट यहाँ पे एक पैरामीटर बढ़ जाता है, दिस इज के माइनस एन ओवर के। देखिए यहाँ पे ये रिलेशन था मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे भी सब मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, बस एक पैरामीटर इसमें ऐड हो गया, दिस पैरामीटर इज एडेड। ये इसमें ऐड हो गया, बस मल्टीप्लाई में ही ऐड हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी की तरफ जाएगा, के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी है, तो कैरिंग कैपेसिटी की तरफ जैसे जैसे जाएगा तो ग्रोथ है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बने थे इसके लिए वो थोड़े से कैसे थे, बता सकता है कोई कैसा ग्राफ बनेगा? डी एन ओवर डी टी, और यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन साइज हो, यहाँ पे एक अपर लिमिट कैरिंग कैपेसिटी होगी, तो जहाँ पे के हाफ होता है, एन इज इक्वल टू के हाफ, वहाँ पे पॉपुलेशन मैक्सिमम ग्रोथ करती है, उससे पहले भी चेंज कम होता है, उसके बाद में भी चेंज कम होता है। तो एक बेल शेप्ड कर्व आपके पास आता है। ओके, तो हम आगे लॉजिस्टिक इक्वेशन पे, और कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जब भी नॉर्मली पॉपुलेशन ग्रो करती है तो रिसोर्सेज कम पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं। अगर रिसोर्स कम पड़ने लग रहे हैं तो कैरिंग कैपेसिटी होगी, और कैरिंग कैपेसिटी होगी तो हमारी इक्वेशन के अंदर के माइनस एन ओवर के ये आ जाएगा, और अगर ये होगा तो हमारी इक्वेशन ऐसे काम करती है, राइट। ये तो आपने बात की कि आपके पास कोई स्पीसीज ए है और उसका पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में कितना चेंज आएगा, दैट इज डी एन ओवर डी टी। वो आपने बता दिया कि भाई आप उस स्पीसीज का आर क्या है वो बता दो हमें, उसका आर पॉपुलेशन का बी माइनस डी, तो पॉपुलेशन की बर्थ रेट है, पॉपुलेशन की डेथ रेट है, उनमें से आप आर निकाल सकते हो। देन अभी कितने नंबर है, दैट इज एन और एन जीरो, और लास्ट तक कितने सपोर्ट हो सकते हैं, दैट इज के। फिर आप बता सकते हैं कि चेंज कैसे आते हैं। ठीक है, यानी कि दिस टाइम वी आर वर्किंग ऑन सिंगल स्पीसीज, कि हम एक स्पीसीज को देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, टी एन ओवर डी टी का मतलब क्या हो रहा है, उसमें क्या चेंज आ रहा है। अब ऐसे हमारे पास दूसरी स्पीसीज और भी है, स्पीसीज टू भी तो है, स्पीसीज बी भी है आपके पास, तो उसकी भी कोई पॉपुलेशन है, उसका भी कोई आर है, तो उसके लिए भी डी एन ओवर डी टी है। तो नेचर में दो स्पीसीज हो या कितनी भी स्पीसीज हो, सारे बेचारे क्या कर रहे हैं, लॉजिस्टिक कैरिंग कैपेसिटी के नीचे अपना अपना ग्रोथ कर रहे हैं, तो सबके अपने अपने डी एन ओवर डी टी हैं ऐसे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अभी हमने जो बेसिक है उसको एक बार दोबारा से रिकॉल किया है कि हाँ ऐसा मैटर था। ओके, देखिए जो लॉजिस्टिक इक्वेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज दैट इज डी एन ओवर डी टी, ये क्या होता है, डी एन ओवर डी टी, that is limited by intraspecific competition, that is number of same species competing with another species। तो जो नंबर है वो क्यों बढ़ रहा है, क्यों अपर लिमिट के साथ बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये जो पैरामीटर आपने लिया है के माइनस एन ओवर के, इसमें किसी दूसरे का तो नंबर नहीं है, जैसे आपने कहा स्पीसीज ए है, उसी का अभी नंबर आ गया एन, उसी के लिए के, तो इसमें दूसरी स्पीसीज का तो कोई मेंशन ही नहीं है, तो के माइनस एन ओवर के जो आपका पैरामीटर है वो पैरामीटर तो इसी स्पीसीज का है, तो इसी को दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 200 इंडिविजुअल सपोर्ट किए जाते थे, अभी मान लो कि 140 इंडिविजुअल हो रखे हैं, तो यहाँ जो ग्रोथ आ रही है उस ग्रोथ में दिक्कत इस स्पीसीज को अपनों से ही है, तो दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक, कि अभी आपने जो बताया वो क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ये, तो क्योंकि उसी का नंबर है, उसी की कैरिंग कैपेसिटी है, उसी की ग्रोथ है, उसी का इंटेंसिक रेट है, तो ये तो मामला उसी का चल रहा है, यानी कि एक स्पीसीज के अंदर है, विद इन ए सेम स्पीसीज।
तो किसी भी स्पीसीज के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के बावजूद कितनी ग्रोथ आती है वो हम उसके डीएन ओवर डीटी से बताते हैं। ठीक है, देखिए द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन दैट इज आर एन, द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो कि हम बी माइनस डी से निकालते हैं, टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है द पॉपुलेशन साइज एन, डिस्क्राइब्स पॉपुलेशन ग्रोथ इन द absence ऑफ कंपटीशन, क्योंकि जो k माइनस एन ओवर के है ये है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का पार्ट। तो अगर आप इसमें से इसको निकाल दें तो डी एन ओवर डी टी अपॉन आर एन ये सब क्या था, ये तो एक्सपोनेंशियल है। जैसे आप ऊपर वाले इक्वेशन को देख के आएंगे तो इसमें क्या, अगर आपने इसको निकाल दिया तो ये सब क्या था, एक्सपोनेंशियल था। तो अगर हम k माइनस एन ओवर के को रखते हैं तब तो कंपटीशन चालू हो जाएगा, अगर निकाल देते हैं तो कंपटीशन निकल जाएगा मैथमेटिकली। अगर हम हमारे इक्वेशन पे जाएं तो इतना जो पार्ट है डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई एन आर टाइम्स एन, ये क्यों क्या है, absence ऑफ कंपटीशन को बता रहा है। द सेकेंड टर्म दैट इज k माइनस एन ओवर के इनकॉर्पोरेट्स इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और इसको ऐड करते ही इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अब इसमें इंक्लूड हो गया। और डेंसिटी डिपेंडेंट, जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ये कंपटीशन बढ़ेगा, तो उस पर डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिवली डेंसिटी डिपेंडेंट। इनटू द मॉडल एंड टैक्स ए वैल्यू बिटवीन 0 से 1, तो k माइनस एन ओवर के इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है दिस इज 0 to 1। आपके पास पैरामीटर आ गया, दैट पैरामीटर इज k माइनस एन ओवर के। कि आप किसी संख्या में से ये माइनस करेंगे और फिर आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि k इज इक्वल टू 200 है और n इज इक्वल टू भी 200 हो गया, तो दिस इज 200 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200, तो दैट विल गोज टू 0, दैट विल गोज टू 0। एंड अगर ये पैरामीटर आपने 0 कर दिया, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे अगर आपने 0 कर दिया तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ग्रोथ 0 हो जाएगी। अगर नंबर मैक्सिमम 200 होना चाहिए था, 200 हो गए तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, मॉडल आपको ऐसे कहता है। अगर आप कहें कि 200 थे और अभी यहाँ पे देखा जाए तो आप मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, दिस इज डिवाइडेड बाय 200, तो 199 डिवाइडेड बाय 200, तो दिस इज अराउंड 1। तो अगर नंबर जितना कम होगा वैल्यू हमारी एक की तरफ होती है, और वैल्यू कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाएगा तो हमारा ये पैरामीटर है वो 0 की तरफ आ जाता है, यानी कि k माइनस एन ओवर के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 0 का मतलब है n इज इक्वल टू k, और 1 की तरफ जाएंगे इसका मतलब क्या है, n इज फार फार लेस देन k। ठीक है, आपको जहाँ भी कंफ्यूजन लगे ना वहाँ मुझे बता देना। देखो एज पॉपुलेशन साइज अप्रोचेस कैरिंग कैपेसिटी, जैसे जैसे वो n k की तरफ जाएगा, द न्यूमरेटर यानी कि k माइनस एन जो वैल्यू है बिकम्स स्मॉलर, ठीक है, बट द डिनोमिनेटर k स्टेज द सेम, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी तो बदलती नहीं है, एंड द सेकंड टर्म डिक्रीजेस, तो 0 की तरफ चले जाएंगे अपन। The addition of this term describe a rate of population growth that slow down a population size increases। कि population size में जो increase होता है that is dn over dt, वो k minus n over k की वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगी वैसे वैसे कम हो जाएगा, until the population reaches its carrying capacity, क्योंकि carrying capacity के पहुंचने पे तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है,
दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो कि द ग्रोथ कर्व डिस्क्राइब्स बाय द लॉजिस्टिक इक्वेशन इज सिग्मोइड, यानी कि पहले ज़्यादा होता है फिर बढ़ता है फिर कम हो जाता है, एंड द रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्या आप बता सकते हैं कि जो लास्ट लाइन है कि द रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली? पॉजिटिवली डिपेंड करता है या नेगेटिवली करता है? रागिनी? नेगेटिव। नेगेटिव करेगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रोथ कम हो रही है, तो नेगेटिवली डिपेंड्स नेगेटिवली। ठीक है, ये तो हमारा मैटर हुआ कि हमने एक स्पीसीज की जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ दे रही है उसकी इक्वेशन को हम मैथमेटिकली कैसे समझते हैं और उसके पैरामीटर्स हैं या उसके पार्ट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, the logistic equation can be modified to include the effect of interspecific competition as well as intraspecific competition। तो हम हमारी इक्वेशन के अंदर अब ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, दूसरे वाले का रोल इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो हमारा मॉडल बनेगा द लोटका वोल्टेरा मॉडल ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2 रेस्पेक्टिवली। तो दिस इज डी एन 1/dt, यानी कि पॉपुलेशन 1 के अंदर कितना चेंज होगा, दिस इज डी एन 1 माइनस अपॉन डी एन टी है ना, डी टी। तो हम डी एन और डी टी को पॉपुलेशन 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो स्पीसीज 1 का मामला हो गया। ठीक है, उसी की इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाई उसी का पॉपुलेशन साइज, तो यहाँ तक तो आपका पैरामीटर हो गया एक्सपोनेंशियल वाला। इसके बाद में जो पैरामीटर आ रहा है दैट इज K1, उसी की कैरिंग कैपेसिटी माइनस उसी का कितना नंबर है, राइट, एंड उसी की कैरिंग कैपेसिटी। तो ये वाला पार्ट तो आपका था, ये तो कंपटीशन के बिना था, विदाउट इंट्रा स्पेसिफिक। ये पैरामीटर आपने जो ऐड किया वो था इंट्रा स्पेसिफिक इन पॉपुलेशन 1। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, वो इसमें माइनस में आ रही है, माइनस अल्फा 1 2 एंड 2। ठीक है, ये चीज़ अब इसमें मॉडिफाई हो गई है, हमने ये लास्ट वाला पैरामीटर इसमें ऐड कर दिया और नेगेटिवली ऐड किया है, माइनस के साथ में उसको इंक्लूड कर दिया। यही हमारा क्वेश्चन है और यही चीज़ हमें समझनी है। देखो ऐसे था कि आप ले लीजिए कि एक ग्रासलैंड है और वहाँ पे हर्बीवोर स्पीसीज ए भी है और हर्बीवोर स्पीसीज बी भी है ना, दो हर्बीवोर्स हैं, दोनों ग्रास को ग्रेज करते हैं। ओके, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है जो भी आप लेंगे 200, यहाँ के कैरिंग कैपेसिटी मान लीजिए कि 300, इसका कुछ भी नंबर होगा, इसका कुछ भी नंबर होगा, है ना, दिस इज कैरिंग कैपेसिटी, दीज आर देयर पॉपुलेशन साइजेस। अगर हम केवल इसका नंबर और इसकी कैरिंग कैपेसिटी को लेंगे तो इसी का हम लॉजिस्टिक निकाल देंगे, ऐसे हम इसका लेंगे तो उसका निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो ये 200 की अपर लिमिट के साथ 100 पहले से हैं, तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे चल ही रही है, इंट्रा तो चल ही रहा है। ठीक है, उसके बावजूद कितनी ग्रोथ होती है वो आप इक्वेशन से बता रहे थे। अब अगर यहाँ पे सेम ग्रास को दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, कंपटीशन तो इंटर तभी होगा, अगर ये दोनों ग्रास को खा रहे हो तो तभी क्या होगा, इंटर तो तभी होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन।
तो जो घास सामने है उस घास को ये 100 भी खाना चाहते हैं और ये 120 भी खाना चाहते हैं। तो इनको अपने यहाँ पे कोई भी ग्रास खा रहा है, जैसे पहला ऑर्गेनिज्म ग्रास खा रहा है तो उसको बाकी 99 से compete करना पड़ रहा है। वो इसका खुद का मामला है। ये जो चल रहा है वो तो इसका खुद का मामला है, दैट इज इंट्रा। यहाँ पे भी क्या है कि कोई भी एक है वो बाकी 119 से कंपटीशन में है, वो इसका मामला है। ठीक है भाई, इनको नहीं करना है ऐसा प्रॉब्लम तो ग्रोथ मत करो, कंपटीशन इंट्रा वाला कम हो जाएगा। लाइक लेकिन ग्रोथ तो करनी जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिज्म नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तो कंपलसरी है, इसलिए कर रहे हैं वो। ओके, अब दूसरी समस्या ये है कि यहाँ जो इंडिविजुअल वन आप ले रहे हो इसको 99 से भी compete करना पड़ता है और इन 120 से भी compete करना पड़ेगा, क्योंकि घास तो ये 120 भी खा रहे हैं। यानी कि टोटल घास कितने खा रहे हैं यहाँ पे, 220 खा रहे हैं। तो खुद के जैसे 99 उनसे तो लड़ेगा ही लड़ेगा, दूसरी स्पीसीज वाले 120 उनसे भी लड़ेगा, और खुद वालों से भी इसको दिक्कत ही होती है, और दूसरे वाले भी इसको क्या देंगे, ये 120 इसको क्या देंगे, इसको तो माइनस ही देंगे बेचारे को, इसको तो माइनस ही मिलेगा, नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि ये 120 नंबर था, ये अगर 280 हो जाए तो ये नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इनको। अगर ये नंबर ओनली 10 है तो ये बहुत कम होगा। तो कितना फ़र्क पड़ेगा वो भी डिपेंड करता है कि दूसरे वाले कितने हैं, खुद वाले कितने हैं उसका भी फर्क पड़ता है उसके ऊपर। वो पैरामीटर तो आपने स्काई ब्लू से कर दिया, और दूसरे वाले कितने हैं उससे भी फर्क पड़ता है, उससे बेचारे की एफिशिएंसीज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब प्रभावित हो जाएंगे, उसका DN/DT बदलने वाला है। तो वो रिलेशन आपने यहाँ दिखाया, दिस इज इंटर। और इंटर में हम क्या कर रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंस है कि ये इसको कितना प्रभावित करता है, उस प्रभाव का नाम तो है अल्फा। दिस इज कंपटीशन कोफिशिएंट, दिस इज कंपटीशन कोफिशिएंट। और उस कंपटीशन कोफिशिएंट के नीचे आपने क्या लिखा है, अल्फा 1 2। इसका मतलब ये है कि सेकंड स्पीसीज वाले फर्स्ट वालों के ऊपर क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, है ना। ये समझना जरूरी है आपको कि अल्फा 1 2 का मतलब सेकंड वाले 1 को कितना प्रभावित कर रहे हैं। और फिर ये तो प्रभाव है ओनली, कि एक जना इतना प्रभाव डालता है, वो है अल्फा 1 2, वो कोफिशिएंट है। इसको आपने मल्टीप्लाई भी कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है n2 के साथ, कि अगर ये n2 आपने कहा 280 होंगे तो ये गुणा होकर के स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। नतीजा कैसा निकलेगा कि ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो माइनस के अंदर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि ये ओनली 10 ही है तो ये प्रॉब्लम तो है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है, वीक हो जाएगा। तो खुद की वजह से क्या चल रहा है वो तो यहीं तक रह गया था, K1 - N1/K1, ये तो खुद का था मामला इंट्रा का। अब वहाँ पे कंपटीशन है तो दूसरी स्पीसीज वाले भी हैं, दूसरी स्पीसीज वाले कितने हैं वो उनका N2 हो गया, और एक से एक को क्या फ़र्क पड़ता है या कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है वो आपने बता दी अल्फा 1 2 से। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू तो फिक्स होती है, अब N2 बदलेगा तो पूरा पैरामीटर बदलता रहता है। N2 जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ये माइनस ज़्यादा काम करेगा और वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन में ऐड कर दिया कि खुद वाले और दूसरे वाले, और दूसरे वालों से कितनी दिक्कत, वो दिक्कत को उनके संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देखिए आप ऐसी बातें कर रहे थे कि कोई भी स्पीसीज होती है और उस स्पीसीज का पॉपुलेशन होता है, और उसके पॉपुलेशन में क्या होता है कि अपर लिमिट अगर है तो हम कहते हैं कि DN/DT इज इक्वल टू उसका भी R कितना है, उसका पॉपुलेशन साइज कितना है, एक तो इतना सा मैटर होता है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
के माइनस एन ओवर के। तो ये पार्ट तो हो गया बिना कंपटीशन के। ये तो एक्सपोनेंशियल है कि जब कोई दिक्कत नहीं होती तो इतना ही होता है इक्वेशन। तो आपकी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आती है। फिर आप कहते हैं कि भाई नेचर में रिसोर्सेज तो कम पड़ेंगे पड़ेंगे, अनलिमिटेड थोड़ी होते हैं जो आप ऐसी ग्रोथ कर सकते हो। तो फिर आप कहते हैं कि भाई अपर लिमिट आएगी। तो आपने कह दिया कि कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब कैरिंग कैपेसिटी होने के बावजूद अगर ग्रोथ आएगी तो वो हो जाएगी लॉजिस्टिक। तो ये हो गया आपका लॉजिस्टिक। अब यहाँ पे वही स्पीसीज है, जैसे आपने कहा कि ये स्पीसीज ए है तो डी एन ए आर ए एन ए के ए एन ए के ए, ये उसी उसी के पैरामीटर है। स्पीसीज ए के पैरामीटर ले लिए। अब दूसरी स्पीसीज से भी तो कंपटीशन करना पड़ रहा है, तो उसका क्या करें? तो उसको भी हम इक्वेशन में डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? माइनस से डाल रहे हैं। माइनस से डाल रहे हैं कि भाई कितने लोग हैं जो दिक्कत कर रहे हैं। आपने कहा कि दूसरी स्पीसीज वाले हैं तो आपने कह दिया एन पी कि ये दिक्कत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टोटल कितनी दिक्कत होगी? तो भाई एक जना दिक्कत करता है अल्फा 1 2, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया टोटल दिक्कत। और इनसे जो दिक्कत हो रही है उससे एक्चुअल में इसको तो नुकसान होगा। तो निशान कैसा है? माइनस का। तो हमारा इक्वेशन बढ़ गया कि k1 माइनस n1 माइनस अल्फा 1 2 इंटू n2। तो ये जो पैरामीटर आपने इसमें ऐड कर दिया वो हो गया इंटर, और यहाँ तक था इंटरा, और ये था एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अभी क्लियर है? हल्का क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक। सर। ठीक है। तो जैसे हमारा पहली स्पीसीज के लिए डी एन 1/dt निकाला, वैसे हम दूसरी के लिए निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी डी एन 2/dt। तो यहाँ उसकी रेट, उसका साइज, उसकी कैरिंग कैपेसिटी है ना, ये पैरामीटर तो उसी का हो गया। ये तो हो गया उसका इंट्रा। अब आप इसमें सेम वही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्पीसीज 2 का मामला है कि ये ग्रोथ हम स्पीसीज 2 की बता रहे हैं, तो इसको दिक्कत किससे होगी? इसको दिक्कत होगी स्पीसीज 1 से। कंपटीशन विथ स्पीसीज 1। तो पैरामीटर वैसे ही चेंज हो गया। दिस इज अल्फा एंड 2 1, यानी कि 1 वाले सेकंड वालों पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाई कि 1 वाले हैं कितने। तो स्पीसीज 1 वालों को 2 वाले दिक्कत देते हैं तो उनके रिगार्डिंग लिया था, और 2 वालों को फर्स्ट वाले दिक्कत देते हैं तो उनके रिगार्डिंग। पैरामीटर तो वही है, बट उसके जो बेस है उसका कि कौन होगा कितना होगा ये अलग है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहली स्पीसीज वाले दूसरे को भी उतना ही कमज़ोर या उतना ही मजबूती से प्रभाव डालते हैं, या दूसरी वाले भी पहले वाले को उतना ही स्ट्रांगली करते हैं। अल्फा की वैल्यू बराबर नहीं होती, क्योंकि दोनों स्पीसीज बराबर स्ट्रांग थोड़ी है, राइट। तो ऐसे हम दोनों स्पीसीज की ग्रोथ के लिए लॉजिस्टिक को मॉडिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे डी एन 1/dt हो गया, यहाँ पे डी एन 1/dt हो गया, और साथ में हमने इंटर और इंट्रा को ले लिया, और कंप्लीटली हमारी इक्वेशन इस साइज के अंदर आ जाती है। ओके, यही बातें यहाँ पे आपको समझाई गई हैं कि द बिग डिफरेंस कि अदर देन सबस्क्रिप्ट डिनोटिंग पॉपुलेशन 1 and 2 is the addition of a term involving the competition coefficient alpha। ये जो ज़्यादा फर्क डालेगा या बड़ी चीज़ जो आई है वो है लास्ट वाला टर्म। द competition coefficient represents the effect that one species has on the another species। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि अल्फा 1 2
इसका मतलब क्या है कि इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1। ठीक है ना, आप ये निशान याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड अल्फा 2 1 represents the effect of species 1 on species 2. The first number of the subscript always refers to the species being affected. तो जिस स्पीसीज को फर्क पड़ रहा है वो नंबर पहला होता है। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले को फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपने सेकंड के लिए देखा ना, तो 2 पहले आएगा, वहाँ पे 1 पहले आता था। तो जो स्पीसीज प्रभावित हो रही है वो नंबर पहला नंबर होता है। In the first equation of Lotka-Volterra model of interspecific competition, the effect that species 2 has on species 1, this is alpha 1 2, ये पैरामीटर आया था आपके पास 1 2, is multiplied by the population size of species 2 and 2। तो ये सारा मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि कोफिशिएंट को हमने इम्पैक्ट डालने वाले टोटल कितने उनसे डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर दिया। व्हेन अल्फा 1 2 इज लेस देन 1, ये आपको समझना है कि जब अल्फा 1 2 जो है अल्फा 1 2 इज लेस देन 1, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलेगा कि द इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, ये होता है द इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1 इज लेस देन द इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन इट्स ओवर नंबर। तो ये जो पैरामीटर आपने लिया है दिस इज इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन इट्स ओवर नंबर। अगर आप ये कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन इट्स ओवर नंबर, इसका मतलब है आप कह रहे हो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, कि खुद के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है या क्या असर पड़ रहा है वो तो इंट्रा होता है। तो दिस इज इंट्रा। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो है बड़ा, क्योंकि निशान कैसा लगा रखा आपने? ग्रेटर देन। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन तो हो गया स्ट्रॉन्ग, और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया वीक। कि जब किसी स्पीसीज का इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, लेस देन द इफेक्ट ऑफ स्पीसीज, इसको आप सिंपली ऐसे कर दो इंट्रा स्पेसिफिक, कि उसका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जितना मजबूत होता है, जितना पावरफुल होता है, उससे कमज़ोर है दूसरे का फर्क। यानी कि आप ऐसे कहना चाहते हैं कि स्पीसीज ए है, इसको खुद वाले जितनी प्रॉब्लम करते हैं वो ज़्यादा बड़ी है, और दूसरे वाले इसको जितनी प्रॉब्लम करते हैं वो कमज़ोर है, यानी कि वो खुद से ज़्यादा दिक्कत है। जब आप ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज स्ट्रॉन्ग, इंट्रा वाला स्ट्रॉन्ग है। अगर इसका हम नेगेटिव सेंस में इसको रिवर्स करके देखेंगे तो व्हेन अल्फा 1 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर आप कह दें कि दिस इज अल्फा 1 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इंट्रा इज वीक। द इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1 इज ग्रेटर देन द इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन इट्स ओवर नंबर। तो इसका मतलब इंट्रा वीक हो गया, इंटर स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, देखो ये चीज इसमें क्यों डाली है उसको समझना जरूरी है, वरना तो क्या है कि आप जो ट्रैक चल रहा था उस ट्रैक से बाहर आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये
इसमें क्या काम कर रहा है। देखो ये बात हो रही थी कि कोई भी स्पीसीज खुद से भी प्रॉब्लम है और दूसरे से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। दोनों प्रकार की प्रॉब्लम को आप कंपटीशन बोल रहे हो, वेरी सिंपल। स्पीसीज या पॉपुलेशन कोई सी भी हो, पहली हो दूसरी हो कोई सी भी हो, दोनों को ही अपना ग्रोथ देना होता है और दोनों ही पॉपुलेशन ग्रोथ देना चाहती भी है, ठीक है। और ग्रोथ दे भी रही होती है, और दे रही है उसको हम उसके डीएन ओवर डीटी से बताते भी हैं। अब कितनी ग्रोथ देगी वो तो ये है कि भाई उसका नंबर अभी है कितना और उसका मैक्सिमम नंबर कितना वहाँ हो सकता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी और उसका एन का मामला है, ठीक है। अब अगर एक स्पीसीज को इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन स्ट्रॉन्ग फेस करना पड़ रहा है कि एक पौधा आपने लिया, उस पौधे को अपने जैसे से ही ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको दूसरे वालों से कम दिक्कत होगी, तो दूसरे वाले उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे। एक दूसरा सिचुएशन ये है कि उसको अपने जैसों से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसको दूसरों से ज़्यादा दिक्कत है। अगर आप ये कहते हैं कि किसी के लिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इंटर से बड़ा है, तो उसको दिक्कत अपने नंबर से है ना कि दूसरे के नंबर से। अगर आप ये कहें कि किसी के लिए इंट्रा कमज़ोर है इंटर स्ट्रॉन्ग है, तो उसको अपने नंबर से दिक्कत कम है, उसको सामने वाले के नंबर से दिक्कत ज़्यादा है, राइट। तो इफ द कोफिशिएंट वैल्यू इज लेस देन 1, इसका मतलब इंट्रा स्ट्रॉन्ग है, 1 का मतलब इंट्रा है। अगर कोफिशिएंट दूसरे से दिक्कत है, अगर वो बड़ी है, तो इसका मतलब खुद से दिक्कत कम है, राइट। बिल्कुल सिंपली आप इन चीज़ों को ऐसे ले रहे हैं। आई थिंक गॉट इट। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपटीशन कॉफिशिएंट, जैसे आपने कहा अल्फा 1 2, एंड द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीसीज 2 एंड 2, तो आपका पैरामीटर क्या हो गया था, अल्फा 1 2 इंटू एन 2, therefore represent the effect of an equivalent number of individuals of species 1 and is included in the intraspecific competition or density dependent term. Similarly जो alpha 2 1 into n1 आएगा, term in the second equation is interpreted in the same way. क्योंकि अभी आप जो बता रहे हो उसमें अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू है वो एक से बड़ी और एक से छोटी है ना, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ऐसे इसके ऑप्शन है, अल्फा के ऑप्शन है। अल्फा के ऑप्शन अगर आप कहते हैं कि अल्फा इज लेस देन 1, एक कहते हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसके दो मतलब हैं। अगर आप कहते हैं कि ये एक से छोटा है, इसका मतलब तो हो गया कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वीक है, यानी कि इसकी वैल्यू है वो छोटी है, छोटी है तो इसका नतीजा कम निकलेगा। पैरामीटर को देखो, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू छोटी है, जैसे आपने कह दिया कि ये वैल्यू है 0.5, तो जो भी नंबर होगा उस नंबर से जो दिक्कत होगी वो दिक्कत उस नंबर की आधी हो जाएगी, और वो चीज़ यहाँ माइनस में करते हैं और ये सारी चीज़ें इसको कमज़ोर करते हैं, तो वो उतना दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप कह दें कि इसकी वैल्यू 0.9 है, तो ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत करेगा, यानी कि दूसरे का नंबर असर कम डालेगा या ज़्यादा डालेगा, वो डिपेंड करता है कि अल्फा एक से छोटा है या अल्फा एक से बड़ा है। और उसको हमने ऐसे कहा कि अगर वो एक से छोटा है, इसका मतलब उसको सामने वाले से दिक्कत कम है, उसको खुद से दिक्कत है, उसको दिक्कत तो है। अगर आपने लॉजिस्टिक बोल रखा है तो दिक्कत तो पक्का है। अगर आपने के का मेंशन ले लिया तो दिक्कत तो है उसको, है ना। बट ये कि उसको खुद से दिक्कत है या सामने वाले से दिक्कत है, ये आप अल्फा से बता सकते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू एक से छोटी है तो उसको खुद से दिक्कत ज़्यादा है, और अल्फा की वैल्यू एक से बड़ी है इसका मतलब उसको दूसरों से दिक्कत ज़्यादा है, राइट। ठीक है ना।
Okay. To understand the predictions of the model, it is helpful to look at graphs that show how the size of each population increases or decreases when we start with different combinations of species abundance. तो हम अलग अलग अबंडेंस के ऊपर ये ग्राफ्स हमको समझेंगे और फिर वहाँ से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज डिक्रीज ये सब हम कैसे निकाल सकते हैं, इन सब पे जाएंगे। जैसे लो एन वन, लो एन टू, हाई एन वन, लो एन टू, ऐसी चीज़ें। दीज ग्राफ्स आर कॉल्ड स्टेट स्पेस ग्राफ। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये जो हम ग्राफ समझेंगे अभी उनको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस ग्राफ्स इनको बोला जाता है, इन विच द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज वन इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। अबंडेंस का मतलब पॉपुलेशन की जो साइज है वो एक्स एक्सिस पे है, एंड अबंडेंस ऑफ द स्पीसीज टू इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। तो स्पीसीज वन को हम लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, स्पीसीज टू को हम लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्लॉट्स कैसे बनते हैं। ईच पॉइंट इन ए स्टेट स्पेस ग्राफ रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबंडेंसेस ऑफ द टू स्पीसीज। अगर आप इस प्लॉट में किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, ईच पॉइंट इन दिस ग्राफ वो आपको क्या बताएगा, रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबंडेंसेस, क्योंकि आपने एक्स के ऊपर एक ही अबंडेंस ली है, वाई के ऊपर दूसरी की अबंडेंस ली है, तो दोनों के अबंडेंस के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो। तो कोई भी पॉइंट होगा तो उससे आप एक्स पे जाओगे तो एक्स के अबंडेंस है, वाई पे जाओगे तो वाई के अबंडेंस है। तो ईच पॉइंट रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अबंडेंसेस ऑफ द टू स्पीसीज, and for each species there is a straight line or graph that is called zero isocline line। तो जो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है उसको अपन बोलते हैं जीरो आइसोक्लाइन लाइन। एनी गिवन पॉइंट अलोंग, फॉर एग्जांपल स्पीसीज वंस जीरो आइसोक्लाइन रिप्रेजेंट, जैसे आप कहें कि स्पीसीज वन का जो जीरो आइसोक्लाइन लाइन बनेगी उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उस लाइन के ऊपर अलोंग गिवन पॉइंट, अलोंग का मतलब एट दैट लाइन, वो क्या बताएगा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबंडेंसेस ऑफ द टू स्पीसीज वेयर द स्पीसीज वन पॉपुलेशन डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। तो आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर किसी भी जगह पे अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट का मतलब क्या आएगा कि अगर आपने वो आइसोक्लाइन लाइन स्पीसीज वन की बनाई है तो इसका मतलब वहाँ पे स्पीसीज वन की कोई भी ग्रोथ नहीं है और कोई भी डिक्रीज नहीं है। द जीरो आइसोक्लाइन फॉर ए स्पीसीज इज कैलकुलेटेड सेटिंग dn over dt, द ग्रोथ रेट इक्वेशन टू जीरो एंड सॉल्विंग फॉर n। तो मैथमेटिकली इनको हम इस प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं। द टू ग्राफ्स बिलो शो द जीरो आइसोक्लाइंस फॉर स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू। ठीक है, और अब हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मेनली जो आइसोक्लाइन लाइंस हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। दिस इज द आइसोक्लाइन लाइन, जीरो आइसोक्लाइन फॉर n1, यानी कि स्पीसीज वन के लिए, स्पीसीज वन के लिए आइसोक्लाइन लाइन अपन ले रहे हैं। ओके, देखिए रिप्रेजेंटेशन इसी प्रकार से होगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर अपन लेते हैं अबंडेंस ऑफ स्पीसीज वन, अबंडेंस ऑफ स्पीसीज वन, यहाँ पे हम लेंगे अबंडेंस ऑफ स्पीसीज टू। It is represented by n1, this is n2। ठीक है, और क्योंकि हम कंपटीशन पे हैं और मॉडल हमारा कंपटीशन को ही बताता है, और अगर कंपटीशन है तो डेफिनेटली
एक फाइनल नंबर होगा जो यहाँ पे सपोर्ट होता है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसे समझना है कि स्पीसीज वन वालों का नंबर हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू है वो लो होती है और यहाँ पे आगे जाके हाई हो जाती है ना। ग्राफ में ऐसे अपन वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं। तो स्पीसीज वन वाले, जैसे मान लो कि स्पीसीज वन के लिए जो अभी एन है, N1 = 50 है, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो मान लीजिए कि 200 है। तो जब नंबर आपका जीरो है ना, 50 है, 100 है, 150 है और 200 है, ऐसे आप इसको लेबल कर दीजिए। तो जब आपका नंबर 50 है तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी ना। अभी 50 है तो बन तो यहाँ पे 200 सपोर्ट हो सकते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। तो हम इस एरो को फॉलो करके इधर जाएंगे। हाँ, 200 के बाद में और कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। आप एक्स एक्सिस को तो कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन स्पीसीज वन का नंबर उसके केवल से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ बता देती है। तो इसका अपर लिमिट फिक्स है, जो इसका के है। हमारा पैरामीटर एक्स एक्सिस के ऊपर इस k1 से आगे नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, और इसके बाद में हम जो दूसरा एक्सिस है, उस दूसरे एक्सिस के ऊपर हमने लिया है अबंडेंस ऑफ स्पीसीज टू। उसको दिखा दिया हमने N2 से कि कितने इंडिविजुअल हैं। दूसरे स्पीसीज वाले थोड़े से हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। तो उसका भी अपना क्या होगा, K2 होगा। वो हमने यहाँ पे शो नहीं किया, K2 नॉट शॉर्ट, कि दूसरी स्पीसीज का कैरिंग कैपेसिटी कितना वो इसमें नहीं दिखाया। ये हमने केवल स्पीसीज वन की आइसोक्लाइन लाइन बनाई है। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे एक पैरामीटर देखा है, दिस पैरामीटर, एंड दिस पैरामीटर इज K1। ठीक है, K1 तो इसका नंबर था कि ये कितने सपोर्ट हो सकते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय अल्फा 1 2। ये पैरामीटर हमने यहाँ पे दे रखा है। एक बार के लिए आप यहाँ पे ऐसे सोचिए कि K1 तो आपने ले रखा है 200। ठीक है, K1 200 आपने ले रखा है, और अल्फा 1 2 जो भी है, अल्फा 1 2 की वैल्यू एक बार आपने ले लिया कि स्मॉल वैल्यू है, तो ये वैल्यू ओवरऑल जो वैल्यू निकलेगी, आप एक कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप एक छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी बड़ी। ये पैरामीटर कैसा आएगा, टोटल पैरामीटर हाई हो जाएगा। अगर आप अल्फा 1 2 को लार्ज कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी छोटी, क्योंकि आप सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। भाई 200 यहाँ पे आपने मान लो कि ये ले लिया 10 एंड ये ले लिया 20, तो फर्क पड़ेगा ना इस चीज़ का। तो हम y एक्सिस के ऊपर एक पैरामीटर दिखा रहे हैं, और ये पैरामीटर एक्चुअल में क्या है, इसके कारण से N2 के कारण से, क्योंकि ये इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसे काम करता है, राइट। तो ये पैरामीटर हमने लिया है, दिस इज फॉर कंपटीशन कोफिशिएंट, कि उसका खुद का नंबर कितना है और दूसरे की वजह से उसको कोफिशिएंट कितना फेस करना पड़ रहा है, उसका एक रेशियो है, वो हम y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें, अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ये कहलाती है आइसोक्लाइन लाइन। इस आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप,
मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू है, और यहाँ देखेंगे तो एक वैल्यू है। तो ये भी क्या अबंडेंस है, तो ये भी क्या अबंडेंस है। तो ईच पॉइंट रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अबंडेंस। तो इधर का अबंडेंस और इधर का अबंडेंस उसका कॉम्बिनेशन है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू ये आएगी। आप कहीं और जाएंगे तो भी ऐसी वैल्यू जाएंगी। तो आइसोक्लाइन लाइन का हर एक पॉइंट, और इस ग्राफ में आप कहीं भी पॉइंट लगाते तो उसका मतलब यही निकलेगा कि आप दोनों साइड में दो अबंडेंस की बात कर रहे हो, राइट। लेकिन आइसोक्लाइन लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे या किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो उस पॉइंट पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ अबंडेंस है कि इतने लोग इधर होने चाहिए और इतने लोग इधर होने चाहिए, तो ग्रोथ जीरो होगी। ग्रोथ यानी कि डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। एक बार के लिए ऐसे मान के चलो कि दूसरी स्पीसीज वाले हैं ही नहीं, कि n2 इज इक्वल टू जीरो, कि दूसरी स्पीसीज वाले हैं ही नहीं। दूसरी स्पीसीज वाले अगर हैं ही नहीं तो उस वाले कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, अल्फा 1 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो कोई पैरामीटर ही नहीं है, दूसरे वाले हैं ही नहीं, ये पैरामीटर लॉस्ट हो जाएगा, कोई कंपटीशन काम ही नहीं कर रहा है, तो वो का वो नंबर होगा K1, यानी कि ये वैल्यू काम ही नहीं करेगी, तो दूसरे वाले हैं ही नहीं, तो केवल K1 नंबर होगा। अब जैसे ही दूसरे वाले बढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ पहुँच गए तो n2 की वैल्यू कुछ भी होगी, मान लो कि 50 हो गई, तो अब ये पैरामीटर नीचे आ जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ ये वैल्यू नीचे आ गई, K1 अपॉन जो भी पैरामीटर लेना उसकी। तो अगर सामने कोई स्पीसीज वाला कोई है ही नहीं, तो उस समय पे हमारा जो पॉइंट है आइसोक्लाइन पॉइंट वो यहाँ होता है। आप ये कह रहे हैं कि n2 इज इक्वल टू जीरो, तो n1 इज इक्वल टू कितना होगा, कब, जब dn ओवर dt आप चाहते हैं जीरो। ये दूसरे वाले तो कोई है नहीं, उसका नंबर मैक्सिमम 200 तक सपोर्ट होता है, 200 के बाद में उसमें dn ओवर dt जीरो हो जाता है। तो पहली स्पीसीज में कितना नंबर हो कि dn ओवर dt जीरो हो जाए, तो वो कितना हो जाएगा 200, कि जब n उसके k तक पहुंच जाएगा। जैसे 200 लोग सपोर्ट होते हैं, 200 इसमें है, तो अब उसमें dn ओवर dt जीरो हो गया ना। अगर आप कहते हैं कि आप 200 लोग सपोर्ट होते हैं, अभी 100 लोग ही हैं वहाँ पे, तो dn ओवर dt जीरो नहीं है। अगर आप इस पॉइंट पे हैं, सपोज आपने ये पॉइंट लगा दिया, ध्यान से सुनना, सपोज आपने ये वाला पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ इंडिविजुअल है और इधर भी कुछ इंडिविजुअल है, तो इस पॉइंट के ऊपर ग्रोथ जीरो नहीं है, dn ओवर dt जीरो नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर तो क्या होगा कि इतने सारे लोग 2 वाले होने पे और इतने सारे लोग 1 वाले होने पे 1 की जो हालत है वो तो इधर जाएगी, ये एरो काम करेंगे उसके लिए, यानी कि वो पॉपुलेशन अभी भी इतनी ग्रो करेगी। राइट। और अगर आप कहें कि हमने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, ये भी कॉम्बिनेशन है कि ये तो 200 है और ये इतने हैं, तो उस समय पे पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी, यानी कि एक नंबर स्पीसीज वालों का और उसके अकॉर्डिंग कोई एक नंबर स्पीसीज 2 वालों का, वो एक होता है, तब पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप आइसोक्लाइन लाइन से नीचे होंगे बिलो, तो हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, यानी कि वो इतने सारे ये होने के पर अपने कैरिंग कैपेसिटी की तरफ जाती है। ओके, ये और भी आराम से आपको साफ दिख जाएगा। अगर आप कहें कि n2 इज इक्वल टू जीरो है तो पॉपुलेशन के पास K1 पहुंच जाता है। अगर आप ये कहें कि n2 इज इक्वल टू 50 हो गया, तो क्या उसका कैरिंग कैपेसिटी अब 200 ही होगा क्या?
एक जगह पे दो स्पीसीज रहती हैं, दोनों एक ही रिसोर्स को कंज्यूम करती हैं। अगर कोई नहीं होता तो उसका कैरिंग कैपेसिटी 200 ले ही रखा था, अब दूसरी भी है, तो क्या अब भी उतना ही कैरिंग कैपेसिटी होगा? जैसे आपने कहा कि एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर हर्बीवोर 1 है, ये 200 सपोर्ट हो जाते हैं, और हर्बीवोर 2 है, ये यहाँ पे 300 सपोर्ट हो जाते हैं। एक बार तो ये कह रहे हैं कि हर्बीवोर 2 नहीं है, तो उस समय पे तो क्या होगा, 200 सपोर्ट होंगे। अगर आप कह दें कि H2 इज इक्वल टू यहाँ पे 20 इंडिविजुअल भी आ गए, तो क्या वो घास नहीं खा रहे? यस और नो? यस सर। तो अगर वो घास खा रहे हैं तो क्या अब भी वो 200 ही सपोर्ट होंगे क्या, या 200 से कम होंगे? भाई आप अनलिमिटेड तो ग्रासेस को कर नहीं सकते ना। तो अगर घास को खाने वाला कोई दूसरा है वहाँ पे, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जब नहीं था तब और है तब, उसमें अंतर तो होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? जी सर, होना चाहिए अंतर। होना चाहिए। तो ये आपका वैल्यू भाग गया, इधर शिफ्ट हो गया। अगर आपने यहाँ पे 50 दिखाया तो ये वैल्यू तो यहाँ आ गया, यानी कि अब 200 नहीं है, ये इतना ही हो गया कि इतने ही सपोर्ट होंगे। और अगर कोई नहीं हो तो मैक्सिमम इसके 200 होंगे, और अगर इसके बहुत सारे हैं तो इसके कुछ भी नहीं होंगे, यानी कि इसका नंबर बहुत कम हो जाएगा। और कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जिसके ऊपर डी एन ओवर डी टी जीरो हो जाता है। यानी कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे जैसे नंबर आप वाई एक्सिस के ऊपर बढ़ाते हो, वैसे वैसे बेचारी स्पीसीज 1 का कैरिंग कैपेसिटी इस लाइन पे भागता है, ऐसे। अब समझ में आ रही बात? हेलो? सर। ठीक है ना? ओके। तो ये तो मैटर हुआ स्पीसीज 1 के लिए ना, आइसोक्लाइन लाइन फॉर स्पीसीज 1 आपने तैयार की। ऐसे आप स्पीसीज 2 के लिए भी कर सकते हो। दिस इज द आइसोक्लाइन लाइन फॉर स्पीसीज 2। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी बात होगी वो स्पीसीज 1 की होगी, वाई एक्सिस के ऊपर जो भी बात होगी वो स्पीसीज 2 की होगी। तो इस बार आपने N2 की बातें करनी है, N2 है, इधर आपका आएगा K2। जैसे वहां पे हमने K1 लिया था, वैसे यहाँ पे हम क्या लेंगे, K2 लेंगे। जैसे वहां हम ले रहे थे K1 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, K2 डिवाइड बाई अल्फा 2 1। स्पीसीज 1 के लिए सेकंड वाले दिक्कत थे, तो वो था 1 2, और ये कर दिया हमने 2 1, क्योंकि 1 वाले 2 पे दिक्कत करते हैं। चीज़ें वही है, ये तो उसी का नंबर है, खुद का ही नंबर है, ये तो खुद का ही होता है, ये सामने वाले का होता है, उसको इस रिलेशन में अपन ले रहे हैं। और अब आपके पास एक लाइन बनेगी, ये आइसोक्लाइन लाइन फॉर स्पीसीज 2 हो जाएगी, आइसोक्लाइन लाइन फॉर स्पीसीज 2। अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें, सपोज आपने कहा कि ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर स्पीसीज 2 वाले तो इतने से ही है, स्पीसीज 1 वालों से जो दिक्कत वगैरह वो सब इतनी सी है। तो अभी हमारी पॉपुलेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी, कि ये नंबर बढ़ेगा। अगर आप कहते हैं कि कोई भी पॉइंट यहाँ है कि स्पीसीज 2 वाले तो इतने हो गए, तो नंबर डिक्रीज होगा। इस पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, सपोज आपने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, ये आपको सेम वही बात बता रहा है कि इतने स्पीसीज 2 के हों और इतने इसके हों, तो डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। तो आइसोक्लाइन बताती है डी एन ओवर डी टी 0। अगर आप लाइन के नीचे रहते हैं, अगर आप लाइन के नीचे रहते हैं तो ग्रोथ होती है, अगर हम लाइन से ऊपर होते हैं तो डिक्रीज होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन छोटी की तरफ जाएगी, क्योंकि डी एन ओवर डी टी 0 की तरफ जाएगी। तो आइसोक्लाइन लाइन एक कॉम्बिनेशन है, दोनों पैरामीटर एक्स और वाई के ऊपर जो जो वैल्यूज है उनका गुच्छा है वो, तो कि इतने स्पीसीज 1 के हों और इतने 2 के हों तो
किसी स्पीसीज में या किसी पॉपुलेशन में अब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट इज dn/dt। आइसोक्लाइन लाइन 0 dn/dt को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो कब? तो अलग जैसे जैसे आप y के ऊपर x के ऊपर हिलेंगे वैसे वैसे ये आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर पॉइंट हिलते रहेंगे, तो वैसे वैसे हमारी जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। तो ये तो पहली बात आ गई कि हम आइसोक्लाइन लाइन को कैसे समझें और आइसोक्लाइन लाइन क्या होती है। ओके, देखो ये सारी बातें बताई हुई थी कि द जीरो आइसोक्लाइंस डिवाइड ईच ग्राफ इनटू 2 पार्ट्स, बिलो एंड लेफ्ट जो होगा द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होती है बिकॉज द कंबाइंड अबंडेंसेज ऑफ बोथ स्पीसीज आर लेस देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट वन। तो while above and to the right the population size decreases because the combined abundances are greater than the carrying capacity. So for the graph of the isocline of species 1, the isocline intersect the graph on the x-axis where n1 reaches its carrying capacity k1 and no individuals of species 2 are present। ये सारी बातें हमारी हो गई थी, वही बातें हैं। इसके बाद में हम सिचुएशंस पे जाएंगे जहाँ पे कंपटीशन है, उस सीन पे जाएंगे। दिस इज सिनेरियो 1। देखिए प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे ही रहने होते हैं, वो हम नहीं चेंज कर सकते, वो मॉडल में ऐसे ही काम करता है। दिस इज कैरिंग कैपेसिटी K1 एंड दिस इज K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2। ये पैरामीटर हमने ऐसे ही लिया था। इनके बीच में जो आइसोक्लाइन लाइन बनाई हुई है ये स्पीसीज 1 की आइसोक्लाइन लाइन है, आइसोक्लाइन लाइन फॉर स्पीसीज 1। और फिर ऐसे हमने दूसरे पैरामीटर ले रखे हैं कि y एक्सिस के ऊपर K2 हम दिखा सकते हैं और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1। ये हमने स्पीसीज 2 की आइसोक्लाइन लाइन दिखा दी। एरिया के अंदर स्पीसीज 1 वाले भी हैं 2 वाले भी हैं, ठीक है। दोनों का एक दूसरे के साथ कंपटीशन कोफिशिएंट भी काम कर रहा है, दोनों की अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, दोनों की कैरिंग कैपेसिटी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है दैट रिजल्ट इज ये है स्पीसीज 1 का मामला। इधर एक्स एक्सिस के ऊपर स्पीसीज 1 का मामला है। स्पीसीज 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त करेगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो सीन हम देख रहे हैं इसमें बाहर की साइड में आइसोक्लाइन लाइन फेस्ट है और दोनों ही आइसोक्लाइन लाइन कब बनी थी? जब हमने प्रॉब्लम्स को साथ में ले रखा है। दूसरे वालों से पहले को कितनी दिक्कत वो दिखा दिया, पहले वालों से दूसरों को कितनी दिक्कत ये भी दिखा दिया। तो दिक्कत जो भी है वो इसमें इंक्लूड है, कंपटीशन इंटर वाला इसमें इंक्लूड है। उसके बावजूद यहाँ पे क्या होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और कैरिंग कैपेसिटी तो यहाँ पे 2 है। स्पीसीज 2 भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे जा सकती है, स्पीसीज 1 भी जा सकती है, लेकिन जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है या जिसकी कैरिंग कैपेसिटी दूसरे वालों से जो दिक्कत होती है उससे ज़्यादा है, ये क्या, ये दूसरे वालों से दिक्कत है। ये आइसोक्लाइन लाइन फॉर 2 है ना, ये आइसोक्लाइन लाइन फॉर 2 है। तो दूसरे वालों से जो दूसरे वाले हैं कितने, वो तो K2, और उनसे दिक्कत कितनी है वो यहाँ पे दिखा रखी है आपने, राइट। तो उस समय पे जब सेकंड स्पीसीज वालों का नंबर जो भी हो उस नंबर के ऊपर, जैसे आपने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो कि ये नंबर आपने ले लिया दिस वन, ठीक है, ये N2 हो गया, N2 का नंबर यहाँ है सपोज। तो इतना नंबर होने पे आप ये लाइन ऐसे ड्रा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि N2 तो इतना है। उस समय पे
और यहाँ पे ये है। तो इस समय पे जब आप इस फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, हालांकि स्पीसीज 2 को देखेंगे तो स्पीसीज 2 के लिए तो क्या होगा कि इस समय पे आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका DN/DT 0 है। लेकिन उसी समय पे स्पीसीज 1 वाले जो है उनकी आइसोक्लाइन लाइन तो बाहर है, तो इसकी लाइन से तो नीचे आ गया। इसका मतलब हम क्या करते हैं, ग्रोथ बताते हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट कॉम्बिनेशन हो कि उस कॉम्बिनेशन में वैल्यू उसके आइसोक्लाइन से अगर नीचे होती है तो पॉपुलेशन क्या करती है, ग्रो करती है। तो नीचे किसके लिए नीचे है, फेस्ट के लिए नीचे है, तो फेस्ट ग्रो करेगी। तो ये निशान क्या बताता है कि फेस्ट ग्रो करेगी, कि उनसे जो दिक्कत थी वो तो यहीं रह जाएगी। उसके बाद में पॉपुलेशन ग्रो करेगी और ग्रो करके कहाँ पहुँचेगी, अपनी कैरिंग कैपेसिटी को। तो स्पीसीज 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर लेगी। स्पीसीज 1 रीच एट इट्स कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि स्पीसीज 1 2 को हरा देगी। स्पीसीज 1 compete out 2। ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो हम आइसोक्लाइन लाइन को देखेंगे, और जो आइसोक्लाइन लाइन बाहर है उस लाइन के ऊपर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो वाली स्पीसीज उस कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त कर लेगी, और ये हम कंक्लूजन बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स करके देख लेते हैं। ये सिनेरियो 2 हो गया। सिनेरियो 2 हमने चेंज कर दिया। इस समय कैरिंग कैपेसिटी K2 है वो बाहर है, ये आइसोक्लाइन लाइन बन गई सेकंड की। सेकंड को हमने स्काई ब्लू से दिखाया। ये आइसोक्लाइन लाइन बनी हुई है फर्स्ट की। इसमें आपने पैरामीटर K1 ले रखा है, एंड दिस इज K1/α12। तो आइसोक्लाइन लाइन तो दोनों की है, लेकिन दिस टाइम आइसोक्लाइन लाइन सेकंड वाली बाहर है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी बाहर है। तो नतीजा क्या आएगा कि ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त कर लेंगे, और स्पीसीज 2 विल बी विनर। स्पीसीज 2 compete out द स्पीसीज 1। ठीक है ना, ये मॉडल ना भी पढ़ते और केवल ग्राफ समझ में आ जाए तो भी आपके मार्क्स वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप सिंपली इतना देख सकते हैं कि आपके पास 2 आइसोक्लाइन लाइन आती हैं जिसका कैरिंग कैपेसिटी बाहर आ गया, दूसरे के प्रॉब्लम से बाहर। दूसरों से प्रॉब्लम ये थी, उनसे बाहर है तो प्रॉब्लम तो पीछे रह गई, वो ग्रो करेंगे भाई, दे विल ग्रो। तो इस टाइम स्पीसीज 2 ग्रो करके अपने करेंगे, वो तो भी जीत गई, वो ऐसे कर रहे हो आप। इसके बाद में सिचुएशन और भी चेंज हो सकती है। अब हम एक और सीन ले रहे हैं। ये सीन थर्ड हो गया, सिनेरियो चेंज। और इस सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं कि कैरिंग कैपेसिटी K1 ये भी दूसरे वालों से जो दिक्कत है उससे बाहर है। एक बार हम इसको स्टैंड कर देते हैं। ये K2 और ये हो गया स्पीसीज 2 का आइसोक्लाइन, और ये हो गया स्पीसीज 1 का आइसोक्लाइन। एंड दिस टाइम स्पीसीज 2 का भी कैरिंग कैपेसिटी बाहर है और स्पीसीज 1 का भी बाहर है। दूसरे वालों से दिक्कत है उससे बाहर है, तो ये भी चाहता है कि मैं अपने कैरिंग कैपेसिटी पे चला जाऊं, और इधर ये भी चाहता है कि वो तो ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे तो मैं भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे चला जाऊं। तो दोनों अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे जाना चाहते हैं। बोथ स्पीसीज वांट्स टू रीच, बोथ populations wants to reach at their K1 K2, है ना। दोनों अपना अपना दोनों जीतना चाहते हैं, यानी कि दोनों जीतना चाहती हैं। अगर दोनों जीतना चाहेंगी तो ये एक इक्विलिब्रियम बनेगा यहाँ पे। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर
इस पॉइंट का मीनिंग कुछ बहुत स्पेशल निकलेगा। देखो आप इस पॉइंट से इधर आएंगे और इधर आएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इतना नंबर इनका हो और इतना नंबर इनका हो, तो दोनों ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं, यानी कि ना तो स्पीसीज 1 जीत रही है ना स्पीसीज 2 जीत रही है, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो को एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने कह दिया कि ये पॉइंट इधर आ गया, सपोज ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट को लेने का मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट अभी भी आइसोक्लाइन लाइन फेस से नीचे है। आइसोक्लाइन लाइन फेस से नीचे, स्पीसीज 1 वाले से नीचे, यानी कि सेकंड वाले इतने ज़्यादा हैं और फर्स्ट वाले इतने से हैं। तो स्पीसीज 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे वालों से दिक्कत है वो इसके बाद में आ रही है, वो नहीं कर पाएंगे। स्पीसीज 2 की तरफ जाएगा, नंबर जिनका बड़ा है, जैसे आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये नंबर सारा इधर मूव कर रहा है, इधर देखेंगे ये इधर मूव कर रहा है। तो जिसके लिए आप आइसोक्लाइन लाइन को पार करके आ गए, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो स्पीसीज 1 वाली पार हो गई तो स्पीसीज 2 जीत जाएगी। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आइसोक्लाइन लाइन सेकंड वाली नीचे रह गई और फर्स्ट वाली बाहर है, तो स्पीसीज 1 जीत जाएगी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि दोनों की साइज कितनी है। तो जिसकी साइज सामने वाले के कोफिशिएंट वैल्यू के साथ में जो रिलेशन होता है उससे बड़ी है तो वो जीत जाएगी। अगर नीचे है तो नहीं जीतेगी। ऐसे आप इधर देखेंगे कि दूसरे वालों के जो प्रॉब्लम से जो पैरामीटर आता है उससे जो नंबर बनता है और उसका खुद का कैरिंग कैपेसिटी उनके बीच में है, तो ये जीत जाएगी। तो दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अगर किसी का नंबर सामने वाले से जो दिक्कत होती है उससे बाहर हो तो वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। अगर कोई सी भी कैरिंग कैपेसिटी को प्राप्त नहीं कर पा रही, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कि वो दोनों खींचने में लगे हुए लेकिन जा कोई सा भी नहीं पा रहा है। ठीक है, हेलो, समझ रहे हैं बात को? अगर आपको ये आइसोक्लाइन लाइन साफ दिख जाएंगी तो फिर आप ऐसे कंक्लूजन बहुत आराम से दिखा सकते हो। भाई आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों स्पीसीज चाहती हैं, ये भी चाहता है और ये भी चाहता है, तो अब दोनों खींच रहे हैं, दोनों चाहते हैं, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर किसी की पॉपुलेशन सामने वाले के प्रेशर से जो उसका आइसोक्लाइन बन रहा है उससे बाहर है तो वो जीत सकती है। तो ये अलग कॉम्बिनेशन है कि जब N2 वाला बहुत बड़ा हो, N1 छोटा सा हो, तो ये N2 जीत जाएगा। जब स्पीसीज 2 वाले पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तब ये जीतती है। ऐसे आप यहाँ रहेंगे तो यहाँ पे देखो N2 वाले तो है ही नहीं, थोड़े से हैं, और N1 वाले ज़्यादा है तो वो जीत जाएंगे। तो अगर किसी का नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो जीत जाता है, अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ओके, ऐसे हम इसका एक रिवर्स सिनेरियो ले सकते हैं, जैसे सिनेरियो 4 में क्या हो गया कि स्पीसीज 2 का कैरिंग कैपेसिटी भी फर्स्ट वालों से जो दिक्कत होती है उससे नीचे है, और स्पीसीज 1 वालों का भी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो स्पीसीज 2 से जो दिक्कत होती है उससे नीचे है। तो ये तो आपका था स्पीसीज 2 का कैरिंग कैपेसिटी आइसोक्लाइन, और ये था स्पीसीज 1 का आइसोक्लाइन। एंड दिस इज इक्विलिब्रियम, तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय पे दोनों ही पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी दोनों की ही क्या है, दूसरे से प्रॉब्लम होती है उससे नीचे है। तो अगर ये कैरिंग कैपेसिटी किसी की भी बाहर होती तो वो जीत जाती, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी किसी की भी बाहर नहीं है, उससे बड़ी वैल्यू तो सामने वाले की प्रॉब्लम है। तो ऐसे कह सकते हैं जैसे सामने वाले से दिक्कत बड़ी है तो अब खुद जो है वो इतना नंबर ग्रो नहीं कर पाएगा, तो कोई सी भी स्पीसीज, नन ऑफ द स्पीसीज कैन अप्रोच कैरिंग कैपेसिटी, none of the species can approach its carrying capacity।
तो कोई सी भी स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे नहीं जा सकती। जब कोई सी भी स्पीसीज कैरिंग कैपेसिटी पे नहीं जा सकती तो वो क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, दे विल कोएग्जिस्ट। रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन साइज, कि शुरू में कितना भी हो जाए, अगर आपने कह दिया कि N2 वाले बहुत सारे हैं तो भी कुछ नहीं है, वो नीचे की तरफ ही एरो आ रहे हैं। अगर आप कहें कि N1 वाले बहुत सारे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ नहीं हो सकती, कैरिंग कैपेसिटी बाहर है ही नहीं। तो रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन, कि शुरू में कितने भी हो स्पीसीज कोएग्जिस्ट ही करेंगी, कोई सी भी कम्पीट आउट नहीं कर सकती। तो आइसोक्लाइन क्या होता है, देन कैरिंग कैपेसिटी और कंपटीशन कोफिशिएंट को अगर हम रिलेशन में लें और दो आइसोक्लाइन लाइन हम साथ में रखें, फिर अलग अलग सिनेरियोस को देखें, तो हम बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी स्पीसीज है वो विनर हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और आप ऐड करना कि ये जो हमारा पैरामीटर था, यहाँ पे हम लेते हैं K1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 1 2। ठीक है, कई बार इसको अल्फ़ा से भी दिखाया जाता है, ओनली अल्फ़ा से। ऐसे हमने यहाँ पे पैरामीटर लिया है K2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 2 1, इसको कई बार ओनली बीटा से दिखाया जाता है। एक्चुअल में क्या है कि सेकंड वालों से फर्स्ट को जो दिक्कत हो रही है ना, 1 2, उसके लिए अल्फ़ा यूज होता है, और ऐसे ही यहाँ के लिए बीटा यूज होता है। तो अल्फ़ा और बीटा, ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन में जैसे अल्फ़ा 1 2 ना दे करके अल्फ़ा ही आता है सिंगल, या बीटा आता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो K2 के रिलेशन में वो बीटा है और K1 के रिलेशन में वो अल्फ़ा है। ठीक है ना, K1 के रिलेशन वाला अल्फ़ा है और K2 के रिलेशन वाला बीटा है। और अगर आपको K1 K2 ये पता है तो फिर K1 को हम दिखाएंगे कहाँ पे, K1 को दिखाएंगे हम दूसरे वालों से, है ना, तो N2 के लिए होगा वो। तो भाई जैसे K1 आपने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इनको है, और किन से है, वो इनसे है। तो दिखाते तो हम इसको y एक्सिस पे है, लेकिन होता x वालों की वजह से है। ठीक है, ले सकते हैं ना। ठीक है, जैसे एक ये कॉम्बिनेशन है, इस पे अपन जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है कि Ka यानी कि स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी 150, स्पीसीज बी वालों की कैरिंग कैपेसिटी है वो 200 है, और Ka अपॉन अल्फ़ा इसकी वैल्यू 150 बता दी, और K2 अपॉन बीटा इसकी वैल्यू 154 बता दी। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको दी हुई है, ये पैरामीटर्स हमें क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए ये जो था वो था आपका सेकंड वालों को, फर्स्ट वालों को दिक्कत हुई है, तो ये था 1 2। तो उनको आपको अल्फ़ा बीटा से भी आप बता सकते हो, वैल्यूज आपको दे रखी हैं, आपको आउटकम बताना होता है कि ऐसा पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन होने पे लोटका वोल्टेरा मॉडल के अकॉर्डिंग जो इंट्रैक्शन है उस इंट्रैक्शन का नतीजा क्या निकलेगा। हमें देखो ध्यान इस चीज़ का रखना होता है कि हमने जो एक्स एक्सिस ली है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर हम दो चीज़ें दिखाते हैं। एक तो दिखा देंगे हम Ka, दिस इज Ka, वो तो है यहाँ पे 150, तो आपने कोई भी पैरा ले लिया, दिस इज 150। ओके, अब एक्स वाले एक्सिस के ऊपर दूसरी चीज़ क्या दिखाई जाती है, दूसरी चीज़ दिखाई जाती है दूसरों से यहाँ जो दिक्कत हो रही है वो दिस वन K2 अपॉन बीटा। तो K2 अपॉन बीटा कितना है, 154 है, तो 150 से थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा,
तो दिस इज 154। ओके, तो यहाँ पे निशान जो लगेगा वो ऐसे लगेगा कि कैरिंग कैपेसिटी तो अंदर आ गई और सामने वाले की प्रॉब्लम बड़ी है, तो ये निशान अंदर की तरफ आ गया। तो ये तो अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे नहीं जा सकती। इधर देखे तो इतना ही लग रहा है कि ये नहीं जा सकती। दूसरी साइड में हम के बी दिखाएंगे, ये 200 है, तो ये आपने सेकंड वाले की कैरिंग कैपेसिटी दिखा दी 200। और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर हम क्या दिखाते हैं, कोफिशिएंट वाला के ए अपॉन एल्फा, वो 150 ही है। दिस इज के ए अपॉन एल्फा, दिस इज 150, तो वो इससे नीचे रह जाएगा। तो इधर क्या हुआ, इधर एक स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि दूसरी जो दिक्कत है वो तो नीचे रह गई। और पैरामीटर हमारा इस प्रकार से है कि ग्रोथ होगी, और स्पीसीज 2 या स्पीसीज बी विल अप्रोच टू कैरिंग कैपेसिटी, कि स्पीसीज बी विल compete out the species A। बस इतने से काम करने होते हैं आपको। अगर आपको ये ग्राफ बना हुआ नहीं आता है, आपको ग्राफ बनाना पड़ सकता है, और वैल्यूज़ ग्राफ के ऊपर कहाँ दिखाई जाती हैं ये क्लियर होना चाहिए। बस क्लियर में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो आपको पता ही होता है कि भाई ये तो एक्स पे ही आता है और ये वाई पे ही आता है, इनका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके अलावा एक्स पे और क्या आता है, इसके अलावा एक्स पे जो आता है वो सामने वाले से दिक्कत आता है, तो वो K2 B है, तो वो तो इसके साथ आएगा, एक एक्सिस पे होंगे ये, और ये दोनों एक एक्सिस पे होंगे। ठीक है, एक्सिस भी फिक्स है इनकी, ये आपको एक्स एक्सिस पे लेने हैं, ये आपको वाई एक्सिस पे लेने हैं। फिर आप देख लीजिए कि अगर कोई सा कैरिंग कैपेसिटी बाहर आ गया तो वो जीत जाएगी। बस कर सकते हैं। हाँ चल, यस सर। थोड़ा सा आप लोगों को क्या है कि हम्म, कुछ हाइपोथेटिकल डाटा ना वो सोचना, और फिर प्लॉटिंग करना, उनकी प्लॉटिंग करके फिर डिस्कस, वो उसका जो डिसीजन है वो निकालना। हेमलता ठीक है, क्लियर हुआ? जी